नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वर्ल्ड ट्राइबल डे आज। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कांटेक्ट रखी गई थी। दुनिया की 1/3 जनजातीय आबादी भारत में। दक्षिण चीन सागर में बढ़ेगा विवाद। चीन ने खोजा बड़ा गैस क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आयातक है चीन। और जापान में आया भूकंप। बड़े भूकंप की चेतावनी जारी। रिंग ऑफ फायर में स्थित है जापान। आइए शुरू करें। 9 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से जानते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के स्थानिक आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस दिन के जरिए उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक योगदान को सम्मानित किया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कांटेक्ट रखी गई है। इस साल की थीम का मुख्य फोकस दुनिया भर में बसे तकरीबन 200 ऐसे स्थानिक आबादी के समूहों पर है जो अपनी इच्छा से एकांत में रहना चुनते हैं और मुख्य धारा में रह रहे लोगों के साथ नाम भर के कांटेक्ट में हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी जनजातियां निवास करती हैं। ये लोग बाकी की दुनिया से अलग थलग शिकार और जंगलों में रिसोर्सेज पर सर्वाइव करते हैं। ये समुदाय जानबूझकर खुद को मुख्य धारा से अलग रखते हैं। इन समुदायों के पास अलग थलग होने की अपनी वजहें हैं। जैसे कुछ अपनी स्वायत्तता और पहचान को बचाए रखना चाहते हैं, वहीं कुछ अपनी संस्कृति और भाषा को सहेज कर रखने के चलते लोगों से मेलजोल करने में परहेज करते हैं। इन समुदायों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आइसोलेशन के चलते इन समुदायों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता, जिससे आम सी बीमारियां भी बाहरी लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से हो सकती हैं। इसके अलावा दुनिया कृषि, पर्यटन और खनन के लिए वनों को साफ करती जा रही है। ये वन इन समुदायों का आवास भर नहीं है, इनका पूरा जीवन ही इन पर डिपेंड है। इन समुदायों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोबाल्ट, लिथियम और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स का खनन, जो कि आधुनिक समाज के सतत विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकांश तकनीकों में इन खनिजों की जरूरत होती है। यूएन के मुताबिक इंडिजिनस पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में तकरीबन 6.2% की हिस्सेदारी रखती है। वहीं दुनिया के सबसे गरीब लोगों में इनकी हिस्सेदारी 15% के करीब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की हिस्सेदारी तकरीबन 8.9% की है। दुनिया की 1/3 जनजातीय आबादी भारत में निवास करती है। भारत में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इतिहास में कुछ तारीखें केवल नंबर्स नहीं होती, बल्कि वे एक कहानी, एक मकसद का प्रतीक होती हैं। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन ऐसी ही एक तारीख है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ ला दिया। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिसका मकसद था भारत को एक तरह का सीमित स्वशासन देने का प्रस्ताव। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सालाना बैठक हुई और इस बैठक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जो इस आंदोलन का मुख्य आदर्श बन गया। इसके बाद 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर के तहत ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो जल्द ही पूरे देश में गूंज उठा। इन गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। लोगों ने अपने स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पूरे भारत में इस आंदोलन ने एक स्वतः स्फूर्त रूप धारण कर लिया। इस दौरान बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास में इसका विशेष प्रभाव देखा गया। इस आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं, जैसे कि बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक पश्चिम बंगाल और सतारा महाराष्ट्र। इन जगहों पर लोगों ने अपने स्वयं के प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर लिए, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। यद्यपि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कठोर कार्रवाइयों और बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी के कारण कई जगहों पर हिंसा भी हुई। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक भूमिका निभाई और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।
अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। दक्षिण चीन सागर मतलब विवादों का दूसरा नाम। चीन इस क्षेत्र में कई देशों के साथ विवादों में उलझा हुआ है। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़े गैस क्षेत्र की खोज की है, जिसका अनुमानित भंडार है करीब 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा। यह गैस क्षेत्र लिंगशुई 36-1 के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का पहला बड़ा उथला गैस क्षेत्र, अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड है, जो डीप वाटर्स में स्थित है। देखिए, यह खोज ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण चीन सागर में पहले से ही कई देशों के बीच तनाव चल रहा है। इस क्षेत्र पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दावा करते हैं। इस खोज से इन विवादों में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल तेल और गैस के लिए बल्कि व्यापार मार्गों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आयातक है। इस तरह के भंडार की खोज उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, लेकिन इस क्षेत्र में तेल और गैस के विकास पर अन्य देशों के दावों के चलते कूटनीतिक और राजनीतिक जोखिम बढ़ सकते हैं। इससे पहले 2014 में भी चीन द्वारा इस क्षेत्र में पार्सल आइलैंड के नजदीक कुछ ऑयल ऑपरेशन शुरू किए गए थे, जिस पर वियतनाम में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। दक्षिण चीन सागर में विवादों के केंद्र में है 9 डैश लाइन। यह एक विवादास्पद सीमा है जिसे चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो सागर में 9 खंडों के रूप में खींची गई है और इसके भीतर का लगभग 90% क्षेत्र चीन के अधिकार में माना जाता है। इस क्षेत्र में अन्य देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं और 9 डैश लाइन के भीतर सारे एरिया पर दावा चीन भी करता है। जापान के दक्षिणी आइलैंड क्यूशू पर 7.1 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया। इससे कोई बड़ा नुकसान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन जापान ने निकट भविष्य में एक बड़े भूकंप की वार्निंग जारी की है। जापान ने साफ किया है कि ये वार्निंग लोगों को अलर्ट रहने के लिए जारी की गई है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा भूकंप आए ही, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, जापान भूकंप और सुनामी के लिए एक प्रोन देश है। इसकी वल्नरेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये देश स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स का बर्थ प्लेस है। सुनामी का अध्ययन भी इसी देश में शुरू हुआ था। हर साल जापान में तकरीबन 1500 के करीब ऐसे भूकंप आते हैं जिन्हें लोगों द्वारा महसूस किया जाता है। दरअसल भूकंप के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, इससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि भूकंप के लिए जिम्मेदार है। मैप में आप जापान की लोकेशन देखेंगे तो पाएंगे कि यह देश इस 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसलिए यह देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर कोई ना कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा जापान प्रशांत महासागर में बनने वाली रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 80% सबसे बड़े भूकंप और सुनामी आते हैं। आपको बता दें कि जापान प्रशांत महासागर में स्थित एशियाई कंट्री है। जापान एक द्वीपीय देश है। 4 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों को मिलाकर जापान का निर्माण हुआ है। 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम इस तरह है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्षेत्रफल की दृष्टि से होन्शु सबसे बड़ा है, इसके बाद होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू का स्थान आता है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डूम लूप। इस शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में होता है। डूम लूप से मतलब है एक नकारात्मक आर्थिक कंडीशन दूसरी नकारात्मक आर्थिक कंडीशन को जन्म देती है, जिससे एक तीसरी नेगेटिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इससे नेगेटिव कंडीशंस का एक लूप सा बन जाता है। जैसे कि बैंक्स सॉवरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और सरकार ऐसी बैंक्स की जमानत देती है। बैंक के डूबने पर सरकार को खतरा रहता है और बैंक्स को सरकार के कमजोर होने पर सॉवरेन बॉन्ड्स पर पड़ने वाले प्रभाव से इस तरह एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिसे डूम लूप कहते हैं। जैसे कि गरीबी के चलते लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खर्च नहीं कर पाते। शिक्षा के अभाव के चलते आने वाली जनरेशन भी लो वेज जॉब में जा पाती है, यानी कम आमदनी वाले जॉब ही हासिल कर पाती है, जिससे फिर परिवार को कम आय में ही सर्वाइव करना होता है।
इस तरह एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें परिवार फंसा रहता है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। परिसीमन आयोग के आदेश या निर्णय की अब न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। दरअसल किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर उन आदेशों की समीक्षा की जा सकेगी। चलिए परिसीमन और इसके आयोग के बारे में जान लेते हैं। परिसीमन जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं तथा परिसीमन की इस प्रक्रिया को परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। भारत में परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। नागालैंड ने आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू किया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। यह समझौता राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। 2018 में इस नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना में गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा के पानी को बुल्ढाना जिले में वैनगंगा परियोजना तक पहुंचाने और इसे तापी नदी की उप सहायक नदी नलगंगा से जोड़ने की योजना है। इस नदी जोड़ो परियोजना से इस क्षेत्र के 6 जिलों के 15 शहरों में लगभग 3.75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके लिए 426.52 किलोमीटर लंबी लिंक नहरों का निर्माण किया जाएगा। 8 अगस्त की शाम और 9 अगस्त की सुबह खेलों के दृष्टि से भारत के लिए खास रहा, क्योंकि इस दिन भारत ने ओलंपिक में 2 मेडल्स सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम किए, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये मेडल जीता है। इस बार उन्होंने स्पेन को 2-1 से हराकर मेडल जीता। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी जर्मनी को हराकर यह मेडल उन्होंने जीता था। अब यदि नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ वे सुशील और सिंधु के अलावा 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं तथा भारत के 5वें ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हों। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने बीजिंग 2008 में नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्सन द्वारा बनाए गए 90.57 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेले का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने फुटवेयर उद्योग से 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने को कहा। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर निर्माता है और दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा फुटवेयर सेक्टर GDP में लगभग 2% का योगदान देता है। वहीं यह क्षेत्र लगभग 40% महिलाओं को रोजगार देता है और इससे जुड़े लगभग 90 से 95% निर्माता MSME उद्योग से आते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल को लेकर आज फैसला आना है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में विनेश फोगाट का केस लड़ेंगे। इससे पहले हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत की ओर से कुलभूषण जाधव का केस लड़ चुके हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं दो, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो, गोल्फ, शूटिंग या फिर टेबल टेनिस? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करना राज्य सरकार का काम है। टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करने की पूर्ण शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक और दो।
अगला प्रश्न था, अगस्त प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? सही जवाब है विकल्प बी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर पीडीएफ इसकी रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।